आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम और सीएम की गिरफ्तारी संबंधी बिल पर ओवैसी का हमला। बोले, देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है भाजपा सरकार। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने किया नामांकन। पीएम मोदी बने प्रस्तावक, एनडीए ने दिखाई ताकत। राहुल गांधी बोले, अब हर कोई वोट चोरी कह रहा है, ये वास्तविकता है। बिहार का प्रतिरोध आ रहा है, पूरे देश का प्रतिरोध आएगा। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश। कानून तोड़ने पर हो सकती है 3 साल की कैद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की आपने की निंदा। जुमे की नमाज पढ़ो नहीं तो जेल जाओ। मलेशिया के राज में आया नया फरमान। अब समाचार विस्तार से। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों पर हटाने से जुड़े बिल को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? भाजपा सरकार इन बिलों के जरिए देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। हम इसका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहे तो इंक्लूडिंग पीएम ऑल्सो। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन 4 सेटों में दाखिल किया गया, जिसमें से प्रत्येक पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। पहले सेट पर मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए, जबकि उसके बाद बाकी सेटों में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के नाम शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले सीपी राधाकृष्णन प्रेरणा स्थल पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा और एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान एनडीए ने अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। संसद भवन में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मंत्रियों और सांसदों सहित एनडीए के लगभग 160 सदस्य उपस्थित थे। सीपी राधाकृष्णन को नामित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर आयोजित एनडीए के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वो जल्द ही भाजपा में शामिल हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की यात्रा की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। बिहार में अब हर कोई वोट चोरी कह रहा है और ये वास्तविकता है। बिहार का प्रतिरोध आ रहा है, पूरे देश का प्रतिरोध आएगा। नो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो
जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा, पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सर, सरकार जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशनल एवं रेगुलेटरी बिल 2025 पेश किया। बिल पेश होने के तुरंत बाद पीसी मोहन की अध्यक्षता के निचले सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कैबिनेट ने मंगलवार को कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जो कि मॉनेटरी कॉरपोरेट वाले ऑनलाइन गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। देखिए, माननीय मोदी जी ने जो बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन आम गरीब लोगों को ध्यान में रखकर किया, उसमें ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही फार रीचिंग लेजिस्लेशन। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है, उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। तो कितने बड़े बड़े सुरमा महारथी इसमें लगे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने ये बिल लाया है। ये बिल जो है, और बिल लाया ही नहीं है, आज के आज मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। अभी 2 बजे जब पार्लियामेंट चालू होगी तो शायद ये बिल पास भी हो जाएगा। तो किसी को कोई मौका ही नहीं हुआ। कल कैबिनेट ने पास किया, आज पार्लियामेंट में आ गया और 2 घंटे में ये बिल पास हो जाएगा। तो जितने लॉबिस्ट हैं वो अपने घर के चक्कर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो है एक बहुत बड़ा बिल मोदी सरकार लेकर आई है, वो बधाई के पात्र है। गुजरात के अहमदाबाद में एक छात्र की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामूली धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि छात्र ने स्कूल के बाहर ही दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत मणिनगर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था। इसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, इनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले, स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है। तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मीडिया के मार्फत से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको कानून व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। कौन से धर्म के लोग थे? आरोपी कौन से धर्म के हैं? जो मृतक है वो कौन से धर्म का है? इसमें जिस बच्चे की डेथ हुई है वो सिंधी समाज से आता है और जो उसमें मेन अक्यूज है वो मुस्लिम समाज से। सर, ये पूरा नाम को अलग से पकड़ लिया है, अब क्या करेंगे हम? इसमें अभी तक जो पता चला है कि दोनों बच्चे सेम सेशन में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, आपस में स्कूल में जो रख गई उसका इंसिडेंट है। बाकी पुलिस अभी तक। सर, ये अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी यहाँ भीड़ एकत्रित है, क्या मांग है? नहीं, हमने भीड़ के सभी आगेवानों को बुला के पूछा है, इनकी सबकी रजूआत सुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूनानिमसली ये लोग कहना चाहते हैं कि पुलिस FIR ले, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बोल रहे हैं अक्यूज अरेस्ट करें, ऑलरेडी हम अक्यूज ला चुके हैं। फिर इनका स्कूल प्रशासन के ऊपर कुछ आक्षेप है, तो हमने बोला आप डिटेल में हमको स्कूल प्रशासन पे जो आक्षेप है आप लिख के दीजिए। हम संबंधित जो सरकारी डिपार्टमेंट है, शिक्षण एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको फॉरवर्ड करेंगे और विभाग जो उसमें योग्य करेगा। पेरेंट्स की मांग है कि मुस्लिम बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एजुकेशन विभाग को लगता हुआ मुद्दा है। इनकी जो एजुकेशन विभाग के बारे में जो भी रजूआत है वो हमको लिखित में देंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को। कितने लोगों को अरेस्ट
इसमें जो मेन अक्यूज था उसको हमने रात को डिटेन कर लिया, बाकी हम तपास। सर यहाँ पे तोड़फोड़ हुई तो पुलिस कहाँ थी, आप कहाँ थे और क्या? यहाँ पे सफिशिएंट संख्या में पुलिस उपस्थित थी, लेकिन भीड़ जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंसिडेंट बना है, इसमें जो सीसीटीवी फुटेज और हमारे पास मीडिया का कवरेज है, अब मीडिया के मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है उसके आधार पर हम योग्य कार्रवाई करें। ठीक है। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुकाबला करेंगे। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तेलंगाना के रहने वाले हैं। रेड्डी के नाम की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल की थी। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि ये रेड्डी बनाम राधाकृष्णन की लड़ाई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि खुद राधाकृष्णन भी इसे रेड्डी बनाम राधाकृष्णन मानते हैं। अभी 2 उम्मीदवार हैं, कल शायद तीसरा उम्मीदवार भी आ सकता है। हमें नहीं पता है कुल कितने उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये आम चुनाव जैसा नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद करते हैं, इसलिए इसमें किसी पार्टी के व्हिप का सवाल ही नहीं उठता कि आप इसको वोट दो या उसको मत दो। ये पूरी तरह सांसदों की समझदारी उनके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। एनडीए के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किए जाने के बाद से इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। इसी के बाद खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान करने के बाद कहा कि विपक्ष के सभी दलों से बातचीत के बाद रेड्डी के नाम पर फैसला लिया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी रेड्डी के नाम का समर्थन किया है। बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व जज है। उन्होंने 2007 से 11 तक सुप्रीम कोर्ट के जज की जिम्मेदारी संभाली। 1946 में जन्मे सुदर्शन रेड्डी शुरुआती पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रेड्डी ने वकालत की डिग्री हासिल की। इसी के बाद अगस्त 1988 में रेड्डी को हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। फिर अपनी काबिलियत के चलते वो 1993 में आंध्र प्रदेश के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। 2005 में रेड्डी को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। 2007 में रेड्डी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां 2013 में रेड्डी को गोवा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल गई है। फिर चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो या सीबीआई, इन संस्थाओं का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। और इसीलिए इनका कन्विक्शन रेट जो है ना 90% ज्यादा छूट जाते हैं। तो अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी सीबीआई से किसी को गिरफ्तार करा लो, और गिरफ्तार कराने के बाद जैसे हमारे मुख्यमंत्री झारखंड थे, बाद में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कोई केस ही नहीं, और 30 दिन बीत जाए आप बर्खास्त कर दो, सस्पेंड कर दो। तो आने दीजिए कानून को, हम समझेंगे, समझने के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम साफ कर दें, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पर अमित शाह, मोदी, भाजपा भरोसे योग्य नहीं है। ये कानून का दुरुपयोग करते हैं राजनीतिक रूप से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह उस समय हमला हो गया जब वो अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। अचानक हुए इस हमले में मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस की गिरफ्त में सौंप दिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। हमले के कारण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घायल हो गई और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं हमले की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली की पूर्व सत्ताधारी पार्टी आप ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। नमस्कार दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस
जिस तरीके का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ करती है, वो हक उनके पास नहीं है। वो हक कोर्ट्स के पास है सजा देने का, वो भी हिंसा है। और जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, मसलन अभी इलेक्शन के दौरान एक हमला हुआ, हमारे ही विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक, जिसको हम जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर रैली में हमला किया, एक स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, मेरे ऊपर भी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर था और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था इसलिए उसने हमला किया। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों पर हटाने से जुड़ा बिल संसद में चर्चा का विषय बन गया है। सपा के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव ने इस बिल पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। रामगोपाल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौर में बिना किसी ठोस सबूत के झूठे आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां सत्ता से विपक्ष को हटाने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो हैं मुंह ही नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे सो पास हो जाए। क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई बिल्स को लेकर कोई रणनीति भी तैयार होगी कि किस तरह से टैकल करें? अभी मीटिंग 10 बजे है खड़गे साहब के यहाँ, इसी कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए नया विधेयक लाया जा रहा है जो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से अब तक ईडी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को बिना ठोस आरोपों के जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं को भी चेताया कि ये कानून भविष्य में उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये मूल रूप से लोकतंत्र की हत्या का बिल है। 2014 से लेकर के और आज तक ईडी जिस तरीके से बगैर किसी आरोप के सत्यापन के लोगों को जेल भेज रही है और 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल जेल रख रही है, उससे स्पष्ट है कि ईडी से ये लोग अपने विरोधियों के ऊपर आरोप लगवाएंगे, जांच करवाएंगे और जांच के नाम पर उन्हें जेल भेजेंगे और उन्हें पद से हटाएंगे और सत्ता को स्थिर करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट है इस तरीके से पर जो लोकतंत्र के ऊपर जो ये घातक हमला है, इसका सभी को विरोध करना चाहिए। और मैं चेता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कि भारतीय जनता पार्टी वालों, ये बिल आपके भी खिलाफ है। अगर आप अपने केंद्रीय नेतृत्व की लोकतांत्रिक उसमें बात नहीं मानेंगे और उनके विरोध में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भी कोई आरोप लगा करके 30 दिन के लिए आपको जेल भेज दिया जाएगा और आपको पद से हटा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र को अस्थिर करने की साजिश है, सरकारों को अस्थिर करने की साजिश है, डिक्टेटरशिप की तरीके से। और ये बिल मूल रूप से ध्यान भटकाने वाला बिल है। ये कहीं ना कहीं जो इस समय श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर है, राहुल गांधी जी बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लगातार जनता में जननायक के रूप में उभर रहे हैं, वो और तेजस्वी जी वोट चोरी के खिलाफ लगे हुए हैं। तो ध्यान भटकाने की अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की साजिश भर है, इसका सभी लोग विरोध करेंगे। मलेशिया के एक राज्य में जुमे की नमाज नहीं पढ़ने वालों को 2 साल तक के लिए जेल में डाला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के तेलंगाना राज्य की सरकार ने चेतावनी दी है कि वो शरिया कानून को पूरी तरह से लागू करना शुरू करेगी। यहाँ बिना किसी वैध कारण के शुक्रवार की नमाज छोड़ने पर मुस्लिम पुरुषों को 2 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना राज्य में पैन मलेशियाई इस्लामिक पार्टी की सरकार है। इसने सोमवार को घोषणा की कि जो पहली बार जुमे की नमाज नहीं पढ़ता पकड़ा जाएगा
जाएगा उसे अब न केवल जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा बल्कि 3000 रिंगिट तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ये सजा तभी दी जाएगी जब वो बिना किसी वैध कारण के जुमे की नमाज में शामिल नहीं हो सकता है। खास बात यह कि इससे पहले केवल वो लोग जो लगातार 3 जुमा को नमाज पढ़ने से चूक जाते थे उन्हें सजा दी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस राज्य की आबादी 12 लाख है और यहाँ मुख्य रूप से मलय मुस्लिम रहते हैं। तेलंगाना एकमात्र ऐसा मलेशियाई राज्य है जिसकी विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है। यहाँ 2022 में हुए चुनाव में सभी 32 सीटों पर पीएएस के उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।